स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजसमंद से बड़ी खबर है, मर्डर का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। देखिए 5 नवंबर को एक शव मिला था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी, कड़ियां जोड़ रही थी और कड़ियां जोड़ते जोड़ते वो इस मर्डर केस में आरोपी तक पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दरअसल प्रेमी और प्रेमिका के बीच झगड़ा हुआ था। दीपावली पर घर नहीं जाने से आक्रोशित होकर प्रेमिका की उसने हत्या कर दी थी। गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर झालावाड़ से है। चाकूबाजी की खबर। झालावाड़ से बदमाश बेखौफ हो चले हैं। वाइन शॉप सेल्समैन को ताबड़तोड़ चाकू से गोदा, चाकू मारे। 2 बदमाशों ने चाकू से वार किए। दरअसल शराब उधारी पर चाहते थे, लेकिन शराब उधार नहीं देने पर चाकू से वार किया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गागरोन रोड इलाके में यह घटना सामने आई है। पुलिस को इत्तला कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है। यहां एक गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति है जो घायल हुआ है। गाड़ी सवार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। बुधरों की ढाणी के पास यह घटना हुई। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। बीकानेर के नोखा से यह खबर। गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हुआ है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। कोटा में आज डबल मर्डर के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में डबल मर्डर के 13 साल पुराने मामले में आज न्यायालय अपर जिला जज में सुनवाई हुई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी नंदू, सतेंद्र उर्फ भाया, किशन, जंगम, शाहिना और वसीम को कोर्ट में पेश किया गया। एक आरोपी बिट्टू उर्फ दिग्विजय सुनवाई में पेश नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने बिट्टू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। आज उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और इस मामले में हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल से नंदू उर्फ नंद सिंह उसको भी पेश करके करा गया, जिसने भी एक प्रमाण पत्र अपना स्थानांतरण संबंधी दिया। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ये उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है। सरदार शहर उपचुनाव के टिकटों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीट के लिए बीजेपी कल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है, क्योंकि 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। लिहाजा मंगलवार को देर शाम तक बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा संभव है। वहीं उम्मीदवार के चयन पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को आधा दर्जन नाम भेजे। साथ ही उम्मीद जताई कि बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ी तो उपचुनाव जीत सकते हैं। सामान्यतः जब हमको चयन के लिए भेजा तो हमने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत सुन करके जानने का प्रयास किया और मेरे हिसाब से लोगों ने भी बहुत अच्छे मन से जैसा वो सोचते हैं वैसा उन्होंने कहा। हमने उस सब का निचोड़ निकाल करके पार्टी के प्रमुख लोगों के बीच में अपनी बात मैंने और अर्जुन जी ने लाकर रख दी और मोटे मोटे 5-6 लोग ही थे जो वास्तव में जिनके बारे में ओपिनियन आई थी। अब पार्टी ने उनमें से जो 1, 2, 3 पहले 2-3 होंगे जिसका सामान्यतः हमारा केंद्र पैनल मांगता ही है। केंद्र कभी भी एक नाम को स्वीकार नहीं करता है। वो पैनल शायद अध्यक्ष जी ने और उन्होंने भेज दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। कहा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक एक कर मंत्री इस्तीफे की पेशकश करने लगेंगे। उन्होंने कहा पायलट गुट से बढ़ती नजदीकियां सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। कुछ लोग बेवजह का बखेड़ा कर दूसरे खेमे के प्रति अपनी वफादारी का इजहार कर अपना भविष्य सुरक्षित करने की तलाश में है। मुख्यमंत्री जब बदला जा रहा है तो पाला बदलने में होशियार लोग तो होते हैं ना, वो तुरंत समझ जाते हैं किधर लाभ मिलेगा, तो वो सब उसी हिसाब से चलने शुरू हो जाते हैं। या तो कोई न कोई ऐसा कोई तो इशारा है कि इनको बदला जा रहा है, इसलिए सब लोग जो इनके पक्षधर थे, जो इनकी जय जयकार करते वो थकते नहीं थे, आजकल वो उल्टे सुलटे बोलना शुरू किया है। अपने हरीश चौधरी का भी उसी में से आता है, प्रताप सिंह गाजरेवाल भी उसी में से आता है।
ये सब एक एक लोग जो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे, वो आजकल भाषा बदली है। इसका मतलब कोई न कोई निर्णय ऊपर के लोगों ने किया है, उसका दर्द अब वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी न किसी बात के आधार पर ये प्रमाणित करेंगे कि हम आपके भी वफादार हैं। और पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कार्रवाई तुरंत हो रही है। उन्होंने आगे कहा, नकल माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लीक तो देखिए आर्मी में भी होते हैं, हर राज्य में होते हैं, पर राजस्थान वो राज्य है जो कल पेपर लीक को उनको पकड़ लिया। राजस्थान लोग जिलों में बेल बंद कर रहा है पेपर लीक करने वालों को। एकमात्र राजस्थान राज्य जहाँ लोग जेल में सड़ रहे हैं, बाकी तो आप देखिए छूट जाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि यहाँ दाल गलने वाले नहीं हमारी, क्योंकि ये गैंग बन चुकी है। ये पूरे एक प्रकार से पूरे राष्ट्रव्यापी ऐसी इन्होंने बना लिया, गिरोह बना लिया है। ये अपने आप को एक्सपर्टाइज कर चुके हैं पेपर लीक कैसे हों, तो उसका हम यहाँ पे तो सफाई कर देंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो सकते। चीट तभी होती है, लीक तभी होती है जब सरकार वीक होती है। मुझे लगता है कि 4 साल में अशोक गहलोत की सरकार वीक है और इसलिए पेपर लीक है। और ये इतना बड़ा पाप हो गया कि गंगा में 100 डुबकियां लगाएंगे तो भी ये पाप धुल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया। मैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी आह्वान करूंगा कि सरकार के इस लापरवाही के कारण जिन लाखों बेरोजगारों के अरमानों पर पानी फिरा है, उनके माँ बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपना। प्रदेश में भर्ती होने वाले 93,000 शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना पर आरक्षण विवाद की वजह से ब्रेक लग गया है। देखिए, आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले। अधर में योजना, सड़क पर बेरोजगार। कल वन रक्षक की भर्ती भी उन माफियाओं के हत्या चढ़ गई जो माफिया पेपर लीक करने का काम करते थे। जीत के बाद वन रक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर शीट वायरल होने पर सरकार की फजीयत अभी थमी भी नहीं थी कि बेरोजगारों को एक और झटका लग गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना को सरकार ने स्थगित करने की घोषणा कर दी। सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जब जिला स्तर पे इसको लेकर आवेदन मांगे गए, उसी दौरान शिक्षा विभाग को अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा, शिक्षक संगठनों द्वारा कई ज्ञापन प्राप्त हुए, कई सुझाव प्राप्त हुए। उन ज्ञापनों की, सुझावों की समीक्षा की जा रही है। उनकी समीक्षा करके किस प्रकार से बेहतर तरीके से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया है। योजना के तहत स्कूल स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इससे 93,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलने थे। पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए ये योजना थी। उनके रुचि न लेने के चलते नियम बदला गया। नियम बदलने के बाद भी आवेदन कर सकते थे सेवानिवृत्त शिक्षक। इससे प्रदेश के 64,781 स्कूलों में 93,147 शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाते। 7 नवंबर तक आवेदन भी जमा करवा दिए गए थे। 16 नवंबर को स्थायी वरीयता सूची जारी करनी थी और 20 नवंबर तक कार्य ग्रहण करना था। विद्या संबल योजना के तहत गैस फैकल्टी पर शिक्षक लगाने का निर्णय जब सरकार ने लिया तो हमने इसका विरोध किया और गुजरात आंदोलन के दौरान भी मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन सौंपा, इसमें ये प्रमुख तौर पर मांग शामिल थी। हम लगातार मांग कर रहे हैं संविदा और गैस फैकल्टी पर भर्ती नहीं की जाए, जबकि नियमित तौर पर भर्ती की जाए। 11 नवंबर को शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन देकर विद्या संबल योजना का विरोध किया था और आज विद्या संबल योजना को स्थगित किया गया है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और कांग्रेस सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो
इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा बजट घोषणा में की थी, तो स्थायी तौर पर नियमित तौर पर उस भर्ती को किया जाए और जो भी शिक्षक भर्ती की जा रही है जो संविदा पर विद्या संबल योजना के तहत उसको रोका जाए और नियमित तौर पर भर्ती की जाए। राजस्थान के लाखों युवाओं ने उस विद्या संबल योजना के अंदर भर्ती करने का काम, आवेदन देने का काम किया, लेकिन अब सरकार ने इस विद्या संबल योजना को भी स्थगित करने का काम किया, यानी कि करोड़ों रुपए युवाओं की जेब से खर्च करवाकर अब इस योजना को स्थगित करने का काम सरकार कर रही है। तो लगता यह है कि चाहे चुनावी घोषणा हो और चाहे बजट की घोषणा हो, सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। अब योजना पर लगे ग्रहण की वजह समझ लीजिए। सरकार ने 93,000 पदों की भर्ती के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, जिससे एसटी एससी से जुड़े संगठन सरकार पर हमलावर हो गए। उस पर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगने लगे। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत के संज्ञान में आने के बाद गेस्ट फैकल्टी में शिक्षक लगाए जाने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष होने के चलते प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर एससी एसटी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए विद्या संबल योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। चलिए शुरुआत प्राइम 25 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया के बाली के लिए निकलेंगे और वहां पर होने जा रही 17वीं G20 शिखर सम्मेलन में शरीक होंगे। भारत 1 दिसंबर से शुरू होने वाले एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 के लिए जारी किए गए लोगों में कमल के फूल होने को लेकर के विवाद छिड़ गया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। ट्रांसमिशन टावर से उतरने के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन ने कहा कि आप लोग नहीं आते तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी मेरे पेपर कभी वापस नहीं करते। यह आपकी जीत है, मैं अब कल नामांकन भरूंगा। एक वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं को कुत्तों गधों से सीख लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सवाल कठिन होता है तो उसे एक उदाहरण देकर ही समझाया जा सकता है। जानवर भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रेम रखता है। तो कंबोडिया के नोम पेन्ह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। वहां पर उपराष्ट्रपति ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को रेखांकित किया। झारखंड में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहरदगा गए, फिर छत्तीसगढ़ के जशपुर गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी खंबालिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये साफ हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक नई सरकार बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी सीनेट में बहुमत बरकरार रखेगी, क्योंकि उसके 2 उम्मीदवारों के रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ जीत दर्ज करने का अनुमान है। वहीं एरिजोना में भी सीनेटर मार्क केली जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने गोलीबारी की है, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मजदूर कश्मीरी हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिजली कर्मचारी 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल और निजीकरण के खिलाफ और साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के कर्मचारी अब सड़कों पर उतरेंगे। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू होकर के जंतर मंतर तक जाएगी। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश की वजह से मलयादूथुराई में अमृता घाटेश्वर अभिरामी मंदिर में जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई। बाढ़ की चेतावनी के बाद थैनी में वैगई बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। राजधानी दिल्ली में हवा है कि गुणवत्ता लगातार ठीक होने का नाम नहीं ले रही और खराब होती जा रही है। बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई का स्तर अब पहुंच गया है। यहां पर 320 एक्यूआई दर्ज किया गया है।
जिससे राजधानी दिल्ली के लोगों को अब श्वास लेना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के हिंगोली पहुंची। हिंगोली के कलमनोरी में राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शरीक हुए। अब प्रदेश की सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने प्रसादी लाल मीणा पर हमला बोल दिया। राजेंद्र गुढ़ा ने उन्हें परिस्थितियों वाला नेता बताया है। उन्होंने कहा कि वे परिस्थितियों से कांग्रेसी है, नहीं तो निर्दलीय है। झुंझुनू में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। 5 सत्रों में आयोजित की गई कार्य समिति की इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का बूथों पर अहम फोकस है। झुंझुनू में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्रियों और विधायकों के बीच आपसी बयानबाजी पर तंज कसते हुए वसुंधरा राजे ने यह कहा कि कांग्रेस सरकार में हर बार कुछ अनूठा होता है, यह भी उसी का हिस्सा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बयान दिया जो चर्चाओं में है। उन्होंने सियासी बयानबाजी के बीच कहा है कि अब कांग्रेस और इनकी बयानबाजी पिटी हुई फिल्म की तरह हो गई है, किसी को भी इसमें कोई रुचि नहीं है। पाली शहर के रामदेव रोड इलाके में महात्मा गांधी कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान एक शख्स नाचते नाचते अचानक से हार्ट अटैक आने पर गिर गया, मौत हो गई। घटना का उदयपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ओड़ा रेलवे ब्रिज पर डेटोनेटर से ब्लास्ट मामले में जांच के दूसरे दिन आईबी के जॉइंट डायरेक्टर, एनआईए और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ हर एक चीज को बारीकी से देखा, साक्ष्य जुटाए। बता दें, घटना की जगह से सबूत जुटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उदयपुर रेलवे ट्रैक मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मामले की जांच चल रही है, जिसके लिए एनआईए को बुलाया है। घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, जांच एजेंसियां सभी एंगल से जांच कर रही है। जांच कर रहे हैं, एनआईए वालों को बुला लिया हम लोगों ने, वो भी देख रहे हैं किस एंगल से क्या घटना हुई, क्यों हुई, पीछे क्या कारण था। एफएसएल वाले भी चले गए, तो उसको बहुत ही गंभीरता से। राजसमंद के नाथद्वारा में 42 दिन पहले संत के आश्रम में हुई तोड़फोड़ आगजनी मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। संत समाज में आक्रोश है। आज बड़ी संख्या में संत पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा अगर 7 दिन में आरोपी नहीं पकड़े गए तो वो अपने स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। 3 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, अभी तक एसपी साहब को भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, नाथद्वारा थाने में भी मामला है, लेकिन कुछ राजनेता इन बजरी माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में आके इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 42 दिन हो गया, अभी तक हुआ नहीं है। अगर ऐसे ये 7 दिन में अगर अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तो फिर बड़ा विद्रोह किया जाएगा। तो ये सनातन धर्म को मानने वाला देश, इसकी क्या स्थिति होगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लगभग 45 दिन हो रहे हैं इस घटना को, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई। गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ ही पिंक सिटी में रैन बसेरे बनाने का काम शुरू हो गया है। अगले महीने लोगों के लिए ये रैन बसेरे शुरू हो जाएंगे। हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से शहर में करीब 14 जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से 10 अस्थायी रैन बसेरे तैयार किए जा रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम की ओर से 4 जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे तैयार हो रहे हैं। अभी हमारे 2 रैन बसेरे जो कि हम 15 दिन से चला रहे हैं लगभग, वो एसएमएस हॉस्पिटल के पास में और एक रामनिवास बाग के गेट के जस्ट पास में। ये हर साल हम 2 रैन बसेरे पहले चालू कर देते हैं और उसके बाद 15 नवंबर से हम करीब 7 रैन बसेरे और चालू करें। डायबिटीज के मरीजों को ओरल हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि ओरल हेल्थ सही नहीं है
तो मरीजों की शुगर अनकंट्रोल हो सकती है। ये कहना है पीजीई चंडीगढ़ की स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिप्रा गुप्ता का। कोरोना काल में ओरल हेल्थ पर रिसर्च पेपर लिखने वाली डॉक्टर शिप्रा गुप्ता ने बताया कि ओरल हेल्थ का कई बीमारियों से कनेक्शन मिल चुका है। उन्होंने बताया ओरल कैंसर के बैक्टीरिया मुंह के जरिए भी शरीर में जाकर कई तरह के कैंसर बना रहे हैं। ओरल हेल्थ पर ध्यान नहीं देने से प्री मैच्योर बेबी होने के साथ ही बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। अगर हम कोई पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, उसको मधुमेह की बीमारी है और वो अपना हेल्थ ठीक नहीं करता है, तो एक ये बायो डायरेक्शनल स्वॉर्ड है। मतलब अगर डायबिटीज़ का कंट्रोल खराब है तो आपका जो गम हेल्थ खराब है तो वो गम हेल्थ ज़्यादा खराब कर देगा, और अगर आपकी गम हेल्थ ज़्यादा खराब है तो आपका डायबिटिक कंट्रोल ज़्यादा खराब कर देगा। तो डायबिटीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिल चुका है, स्मोकिंग के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, एक मेजर रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग ओरल हेल्थ के लिए। डायबिटीज डे के मौके पर जयपुर में आयोजित एक संवाद टाइप 1 डायबिटीज बच्चों के साथ कार्यक्रम में चिकित्सकों ने राहत की खबर दी। चिकित्सकों के अनुसार अगले साल तक सप्ताह में एक बार लगाए जाने वाले इंसुलिन और ओरल इंसुलिन के आने की संभावना है। गौरतलब है कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को जीवन भर इंसुलिन लेनी पड़ती है। कार्यक्रम में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चे और परिजन भी पहुंचे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बीमारी के लिए स्पेशली आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको शुगर, आप पेशेंट हैं, तो वो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आप आज हैं और कल आप ठीक हो जाएंगे। आप उसी के साथ रहेंगे, लेकिन आप उसको बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाते हुए आपको इस तरीके से रहना है कि आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकें। और इसका मकसद यही है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे आराम से, यदि स्वस्थ जीवन शैली के साथ, और यदि टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं और जिनको बचपन से इंसुलिन लेना पड़ता है, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि वो इंसुलिन पंप्स, इंसुलिन पेन्स और इस तरह की विधाएं आ गई हैं कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में उन्हें पूरे जीवन भर एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी की तरह जीने को रह सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होगी, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इंसुलिन के पेन्स, टेस्टिंग डिवाइसेस, और अब ऐसे इंसुलिन भी आने वाले हैं जो कि हफ्ते में एक बार यदि भी लगाएंगे, जिसकी कि हमें प्रतीक्षा है शायद अगले साल तक जो है भारत में भी जो है आ जाएंगे वो, तो हफ्ते में एक बार लगाने से तो इस तरह का जो है उनका जीवन जो बच्चों का है सुचारू हो जाएगा। इसके अलावा ओरल इंसुलिन भी जो है वो भी जल्द ही आने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। उस पर रिसर्च जारी है और 2023 या 24 में हम उम्मीद रखते हैं कि ओरल इंसुलिन के ऊपर हमको कोई बड़ी खबर मिले। और फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में राजस्थान हेमंत के साथ। नमस्कार।